Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the electrolysis of some important electrolytes and Faraday laws, and its derivation as well as its important numericals. Today, I discuss about the conductance, in which I discuss about the conductivity, equivalent conductivity, and molar conductivity, as well as conductors, semiconductors, insulators, and superconductors. And I also discuss about the electronic or metallic conductors as well as conductivity of ionic solutions. So guys, let's start the topic now. Conductivity, equivalent conductivity, and molar conductivity. So guys, it is necessary to find few terms before the study of conductance of electricity through electrolytic solution. The electrical resistance is represented by capital R. It is measured in ohm. So guys, इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? ओम में मेजर करते हैं और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं. आपको गाइस एक चीज और पता होनी चाहिए, हम लोग रेजिस्टेंस को व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग उससे उसकी रेजिस्टेंस को पता लगाते हैं, यानी मेजर करते हैं. रेजिस्टेंस को कभी मेजर करना हो तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज का हेल्प लेते हैं. हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस की. व्हाट इज द कंडक्टेंस? इट इज डिनोटेड बाय सी और कैपिटल जी. व्हाट इज द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो कंडक्टेंस क्या होती है? ये रेसिप्रोकल के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होती है. इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस क्या होती है? C इज इक्वल टू 1/R और G इज इक्वल टू 1/R. अच्छा, इसकी बेटा यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. तो यूनिट क्या होगी बेटा? ओम इनवर्स और मोह और साइमन. तो गाइस याद रखिएगा, जो कंडक्टेंस की यूनिट होती है वो ओम इनवर्स होती है, क्योंकि रेसिप्रोकल है. क्योंकि जो आप जानते हैं रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है. तो अगर रेसिप्रोकल हो गया तो इसका मतलब जो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी वो ओम इनवर्स हो जाएगी, या उसको मोह भी बोल सकते हैं और साइमन भी बोलते हैं. अब गाइस बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी, यानी रो के बारे में, है ना. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, या इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं रो के थ्रू. किसके थ्रू डिनोट करते हैं? रो के थ्रू. चलिए गाइस थोड़ा सा समझते हैं. रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय, तो जो रेजिस्टेंस होती है उसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं? आर इज, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया. अब लेंथ किसकी होगी बेटा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स. एंड जो एरिया होगा वो आपका कंडक्टर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बेटे. सो गाइस हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं. और R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहां पर बेटा जो रो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है. एल जो होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स होता है. और जो ए होता है वो आपका कंडक्टर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है. क्या होता है बेटा? कंडक्टर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है. तो गाइस यहाँ से रो हम लोग क्या बोल सकते हैं? रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. तो जो मेरा रो होता है वो क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होता है. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. जो इसकी वैल्यू होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है ना, कंडक्टर्स ऑफ द कंडक्टर्स. एंड इट्स एसआई यूनिट्स आर ओम मीटर. तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो बेटे क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर. अब हम लोग बात करते हैं बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस की या कंडक्टिविटी की. किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल के, यानी इसको बोलते हैं बेटा कैपा. क्या बोलते हैं? कैपा. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. जो बेटा आपकी कंडक्टिविटी होती है ये रेसिप्रोकल होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के. किसके रेसिप्रोकल होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के. तो गाइस आप आसानी से जान सकते हो कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए. क्या होती है बेटा? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहां आपको मैंने बता चुका हूं रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, जहां पर L होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स, और जो A होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स होता है. सो गाइस आगे हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल में तो 1/रो इज इक्वल टू L बाय A इंटू आर. क्या लिख सकते हैं? 1/रो इज इक्वल टू L बाय A इंटू आर. सो गाइस और कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के जो होती है वो किसके इक्वल हो जाएगी, है ना. तो देखिएगा बेटा
वो इक्वल हो जाएगी आपका जो कंडक्टेंस होगा इनटू लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ किसकी होगी बेटा, जो आपके कंडक्टर्स की लेंथ है वो, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर्स का वो आपका ए है ना। तो ये हो जाएगी 1/ρ इज इक्वल टू के इंटू 1/r इज इक्वल टू कंडक्टेंस। वो किसके बराबर हो जाएगी बेटे, कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी। सो गाइस तो आप बोल सकते हो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। किसके बराबर हो जाएगी बेटा, जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है या कंडक्टिविटी जो होती है, जो इसको हम लोग करियप्पा या के बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो किसके बराबर होती है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट के इक्वल होती है। ठीक है बेटे, ये बात आपको क्लियर हो रही है। थोड़ी सी ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूं ताकि आपको और चीजें आसानी से क्लियर होने लगे। आगे बेटा, अब आगे देखिएगा, सपोज है ना, ये देखिए L/A इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। जो L/A है वो क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है फॉर आ सेल। किसी भी सेल की वो क्या है बेटा, जो लेंथ होगी कंडक्टर्स की वो फिक्स्ड होगी, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कंडक्टर्स का वो भी फिक्स होगा। तो जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स और क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है किसी सेल है ना, सेल के लिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब आपको क्या करना है, इफ जो आपका ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा। इफ लेंथ मैंने लेंथ मानी है 1 मीटर। कितनी मानी बेटा, मैंने लेंथ मान ली किसकी, कंडक्टर्स की 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर्स मैंने मान लिया 1 मीटर। कितना मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी कितना मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, हाँ स्क्वायर। देन आप क्या करोगे, देन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होगी के, वो किसके बराबर होगी बेटा, कंडक्टेंस के। किसके बराबर होगी बेटा, कंडक्टेंस से। किसके बराबर हो जाएगी बेटा, कंडक्टेंस के। तो अब आपको डेफिनेशन में बता देता हूं कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के ऑफ मटेरियल इज कंडक्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड its area of cross section is 1 meter square. So unit of specific conductance or conductivity is equal to ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है गाइस, ये याद रखिएगा। या तो हम लोग इसकी यूनिट और भी बोल सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इनकी यूनिट भी याद रखिएगा। जैसे आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस की मैंने डेफिनेशन बताई, साथ ही साथ मैंने उसकी आपको यूनिट भी बता दी, तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए बेटा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंडक्टर्स की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, कंडक्टर्स की तरफ। व्हाट इज द कंडक्टर्स, तो आप जानते हो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या जिनके पास जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस होते हैं, उनको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कंडक्टर्स क्या है मेरे, मेटल एंड देयर एलॉयज। ध्यान दीजिएगा, मेटल एंड देयर जो एलॉयज होते हैं हैव अ वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड आर नोन एज कंडक्टर। तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। सर्टेन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग करते हैं बेटे, कौन कौन करते हैं, जैसे कार्बन ब्लैक हो गया, ये कुछ क्या होते हैं बेटा, ये कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो जैसे कार्बन ब्लैक हो गया, ग्रेफाइट हो गया एंड सम ऑर्गेनिक जो पॉलीमर्स होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकली क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को शो करते हैं। अब बेटे मेरे लिए इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर की बात करते हैं। तो सब्सटेंस लाइक ग्लास है ना, सेरेमिक, रबर ईटीसी हैव वेरी लो कंडक्टिविटी। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर होती है, उनको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। मतलब दीज आर द, कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो बैंड गैप होता है, जब आप आगे की स्टडी करोगे, हायर स्टडी करोगे, तो जो कंडक्टेंस होती है वो बैंड गैप पे डिपेंड करती है। तो इनके बीच में जो बैंड गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। दे आर आल्सो नोन एज इंसुलेटर। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, या ये समझ लीजिएगा, सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन, गैलेनियम, आर्सेनिक है ना, आर्सेनाइड, डोप्ड सिलिकॉन हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो बेटा ऐसे सब्सटेंस जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो है ना, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। अब क्या कर देते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल है जिसकी जो कंडक्टिविटी है
उसकी बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, उसमें किसी अदर एलिमेंट के मेटल को क्या कर देंगे, डोप कर देंगे, जिसको हम लोग एन टाइप या पी टाइप डोपिंग भी कहते हैं। इस डोपिंग के प्रोसेस को मैं सॉलिड स्टेट में क्लियर करूंगा, जब मैं आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा वहां पर मैं डोपिंग को क्लियर करूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर भी डोपिंग को आप समझ लीजिए कि एन टाइप और पी टाइप डोपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप डोप करते हो एलिमेंट को, है ना, तो क्या होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगती है, कंडक्ट होने लगती है, या किसी सब्सटेंस से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है। तो गाइस इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको समझ में आ गया सेमी कंडक्टर कौन कौन से होते हैं। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, दे आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर एंड आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग, है ना, सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। अब गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सुपर कंडक्टर। किसके ऊपर आते हैं बेटा, सुपर कंडक्टर। क्लियर हो रहा है, आपको दिख रहा है, ये मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है, गुड। व्हाट इज द सुपर कंडक्टर। तो अगर हम लोग सुपर कंडक्टर की अगर डेफिनेशन देखें ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग और न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, मैंने दोनों के अकॉर्डिंग लिख रखी है ताकि आपको आसानी चीज पढ़ें सारी चीज़ों को समझने के लिए। बाय डेफिनेशन सुपर कंडक्टर हैव जीरो रेजिस्टिविटी, मतलब ऐसे, मतलब जिनको हम सुपर कंडक्टर उन्हीं को बोलेंगे ना जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो, यार रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो, है ना, सॉरी रेजिस्टिविटी क्या हो बेटी उनकी, जीरो हो, और इन्फिनाइट कंडक्टिविटी हो, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट क्या हो बेटा, कंडक्टिविटी हो। अर्लियर only metals and their alloys at very low temperature like 0 to 15 Kelvin were known to behave as superconductor। तो गाइस क्या होता था, जब हम लोग पहले के बारे में जानते तो पहले हम लोग यही जानते थे जो मेटल्स होते हैं या उनके अलॉय होते हैं जो 0 से लेकर 15 केल्विन के बीच में, है ना, बिहेव करते हैं सुपर कंडक्टर की तरह। बट नाउ आइडेज, आज के दिनों में हम क्या जानते हैं, अ नंबर ऑफ सिरेमिक मटेरियल्स एंड मिक्स्ड ऑक्साइड आर आल्सो नोन एज टू शो सुपर कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर एज हाई एज 150 केल्विन। कितना बेटा, 150 केल्विन पे वो लोग सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब गाइस हम लोग किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर्स। भाई इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं वो भी जान लीजिए। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, वेरियस अलॉय, सर्टेन मटेरियल्स etc are electronic conductors. They conduct electricity due to flow of electron and without undergoing any chemical changes। तो आप ये याद रखिएगा ये किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। They conduct electricity due to flow of electron, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो करते हैं जबकि केमिकल चेंजेस कोई भी नहीं होता है उनके अंदर, किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होगा, बट उनके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें क्या है ना। तो मैंने बोला ना, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिएगा, है ना। तो पहला क्या है बेटा, द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। तो सबसे पहले वो स्ट्रक्चर पे और साथ में नेचर पे, दोनों पर डिपेंड करती है मेटल के। साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी वो चीज डिपेंड करती है। साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करती है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करने लगेगी। क्या करने लगेगी बेटा, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगी। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन, है ना। तो कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन का क्या मतलब हो गया बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन का मतलब हो गया, व्हेन, समझिए बहुत ध्यान समझिएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन वाटर। सपोज करिए आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है, आपने उसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया। इट फर्निश इट्स ओन आयन, तो उसने क्या फर्निश करे, उसने अपने आयन्स फर्निश कर दिए, मतलब वो अपने आप को में ब्रेक डाउन हो गया, उसमें केमिकल चेंजेस आ गए और उसने अपने आयन्स को फर्निश कर लिया, बना लिया इन द सोल्यूशन में। एंड द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस, जिस वजह से सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर गई। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं या फिर आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। The conductivity of ionic solution depends on the following factor। जो
जो बेटा कंडक्टिविटी होती है आयनिक सोल्यूशन की वो किस किस पे डिपेंड करती है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। देखिएगा, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले वो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगी। भाई कैसा आपका इलेक्ट्रोलाइट है, क्या 100% डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कितने % डिसोसिएट हो रहा है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, ये सब पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा लिखा है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। भाई नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। सपोज करिए आपका सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत हाई है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयन फर्निश कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक कर देगा, जिससे आपकी जो आपकी कंडक्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। जो आयनिक कंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। और इसकी विस्कोसिटी, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो थर्ड जो होता है वो किस क्या क्या कह रहा है बेटा, थर्ड जो पॉइंट है, साइज ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्वेशन, मतलब आयन के साइज पे और उनके सॉल्वेशन पे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड टॉपिक मैंने बोला ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। साइज ऑफ द आयन, अगर आयन का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको मूव करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यानी आप इस तरह समझिए, कोई मोटा आदमी 10 किलोमीटर तक चलने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जबकि एक पतला दुबला आदमी जो होगा वो 10 किलोमीटर उससे पहले कवर अप कर लेगा। तो सो गाइज, अगर आयंस का साइज ज़्यादा बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। और साथ में उसने बोला है बेटा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो आयंस को घेर लेते हैं, है ना। जैसे वाटर है, वाटर जो होता है उसमें दो तरीके के पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। अब वाटर का जो पॉजिटिव पोल है वो नेगेटिव आयन को घेर लेगा, और जो वाटर का नेगेटिव पोल है वो पॉजिटिव आयन को घेर लेगा, जिससे उसको क्या हो जाएगा, उसको हम लोग हाइड्रेशन या सॉल्वेशन बोलते हैं। अगर मेरा सॉल्वेंट वाटर है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तब हम लोग उसको बोलेंगे हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। जब मेरा कोई भी वाटर को छोड़ के कोई अदर सॉल्वेंट होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे सॉल्वेशन। तो आप बताइए, किसी आयन, जब कोई आयन होगा तो बहुत छोटा होगा, जब मगर उसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल या किसी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आके उसको घेर लेंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो अगर सॉल्वेशन अगर ज़्यादा हो गया तब भी आपकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी, या आपका हाइड्रेशन ज़्यादा हो गया तो भी आपकी सॉल्वेशन, हाइड्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तब भी आपकी कंडक्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी। तो गैस इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, कि किस तरह से रेडियस पढ़ाई थी, आयनिक रेडियस क्या होती है। तो वो डिपेंड भी करती है, आयनिक रेडियस जो होती है एक्वा सोल्यूशन में और गैस स्टेट में किस तरह से वो वेरी करती है। तो एक्वा सोल्यूशन में क्योंकि वहाँ पर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन हो जाता है, इसलिए वहाँ पर रेडियस बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटे, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना। नेक्स्ट फोर्थ उसने पॉइंट क्या बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि भाई जो कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा हूँ, आयनिक जो कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपने इलेक्ट्रोलाइट का कितना कंसंट्रेशन ले रखा है। अगर आप कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा ले लोगे तो ज़्यादा आयन फर्निश हो जाएंगे, ज़्यादा आयन फर्निश हो जाएंगे तो ज़्यादा कंडक्टेंस को बढ़ा देंगे। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन ले रखा है और उसका कंसंट्रेशन आपने कम कर दिया तो कम आयन फर्निश होंगे, तो जो जाहिर सी बात है जो कंडक्टेंस होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी हायर कंसंट्रेशन में होती है, ठीक है। बट ये भी डिपेंड करता है कि उसका डिसोसिएशन कितना है ना, कि अगर डिसोसिएशन ज़्यादा होता जाएगा तो जाहिर सी बात है कंडक्टेंस बढ़ती जाती है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड मेटेलिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है ये भी गाइस हम लोग यहीं पर जानेंगे। पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें ईजी वे में। थोड़ी सी ब्राइटनेस और बढ़ा रहा हूँ, सॉरी। एक तरफ मैंने क्या लिखा है, एक तरफ मैंने लिखा है मेटेलिक कंडक्टेंस, दूसरी तरफ मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो अब हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करते चलते हैं। देखो मेटेलिक कंडक्टेंस में पढ़ रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से करती है, जबकि इसमें आयंस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, इसमें आयंस की वजह से होती है। जैसा मैंने लिख रखा है, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। इसमें आयंस जो होते हैं वो उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जबकि मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। अब हम लोग बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस में दूसरे पॉइंट की। दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर इज नो केमिकल चेंजेस। तो जाहिर सी बात है
है ना, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, जबकि दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगो केमिकल चेंजेस। तो अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी तो इसमें केमिकल चेंजेस हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, बट मेटेलिक कंडक्टेंस में कभी भी ऐसा नहीं होता है ना। मेटेलिक कंडक्टेंस में अगर हम लोग बात करें, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, तो ये कभी भी ट्रांसफर नहीं करती है मैटर को, जबकि द आयंस आर डिस्चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड्स, जबकि इसमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होने लगते हैं, दस ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक प्लेस। तो इसमें क्या होता है, जो मैटर होता है वो ट्रांसफर होने लगता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। मेटेलिक कंडक्टेंस में कभी भी जो मैटर होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में मैटर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं इलेक्ट्रोड्स पे जाकर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 4 पॉइंट क्या है मेरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक है ना जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करती जाएगी, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने में इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है इसी तरीके से कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो डिसोसिएशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं 5th पॉइंट की। मेटल्स जनरली हैव हाई कंडक्टेंस, जो मेटल होती है उनकी बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस होती है ना, जबकि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तो द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज जनरली लो। तो जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मेटल, ठीक है। तो आपका ये क्या था, मैंने डिफरेंस बताया था, किसके बीच में डिफरेंस बताया था, मैंने डिफरेंस बताया था है ना, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच में मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पर क्लियर करा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो भाई किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है या कंडक्टिविटी क्या होती है उसको हम लोग जानते हैं। तो पहले हमने क्या लिखा है, यहीं पर डेफिनेशन लिख दी कि भाई इसका मतलब क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमने इस तरह से लिखा है कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस। ध्यान दीजिएगा मेरे बिल्कुल एक एक शब्द पे, क्या बोल रहा हूं, conductivity of electrolytic solution is defined as the conductance of all the ions when solution is placed between two parallel electrodes having cross section area 1 centimeter square and distance or length of the conductors is 1 centimeter. So guys, तो ये क्या है, उसकी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टिविटी में also be defined as the conductance of 1 centimeter cube of the solution in terms of SI unit. It is defined as the conductance of 1 meter cube of the solution. तो बेटा आपको मैंने बता दी कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है या कंडक्टिविटी होती है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, वो किस पे डिपेंड करती है, लाइक उसके डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने आपको बताया जो कंडक्टिविटी है ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस व्हेन सोल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 1 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से आपने डेफिनेशन बता दी। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, अगर हम लोग कंडक्टिविटी जान चुके हैं तो हम लोग धीरे धीरे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इन टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लैम्डा क्यू से डिनोट करते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, देखिएगा बेटे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज द कंडक्टिंग पावर, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज द कंडक्टिंग power of all the ions produced by the dissolving 1 gram of equivalent of electrolyte in V ml or centimeter cube of the solution and placing the solution। तो बेटा आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
किस तरह से आप मेरी सिंपल लैंग्वेज में भी देखिए, ये तो मैंने आपको लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ, आपके नोट्स भी बनवा रहा हूँ, मगर आपको अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, ऑल द कंडक्टेंस, आप सीधे सीधे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हो। आप इसको आपने क्या समझा, इससे आपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये समझा कि ऑल द कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। जितना आप एक, जो आप याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को आप 1 ml सॉल्यूशन में या V क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब में अगर आप उसको सोल्यूशन को डिसॉल्व करते हो, तो जितने आयंस फर्निश होंगे या जितनी उसकी कंडक्टिविटी होगी, वही उसकी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आपका सिंपल सा फंडा ये है कि ऑल द कंडक्टेंस प्रोड्यूस व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, डिसॉल्व इन कितने ml, V ml या V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। सो गाइस, ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम अपने, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में और फॉर्मुलेट करते हैं चीज़ों को। देखिएगा बेटा, मैं सेट कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो देखने में। वेल डन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बेटा गाइस, क्या होता है, जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है इज इक्वल टू द, है ना, आपका जो आप जानते हो के को आप क्या बोलते हो, कंडक्टिविटी बोलते हो, इनटू, है ना, वॉल्यूम, इनटू क्या है बेटा, वॉल्यूम। तो जो लैम्डा क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपने VmL ले रखा था, VmL का मतलब उसमें क्या हो जाएगा बेटा, लीटर में आपको लेना था या सेंटीमीटर क्यूब में लेना था, तो मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। तो जाहिर सी बात है उसको आप क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, तो K इंटू 1000 बाय N। N जहां पर क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी, क्या बोलते हैं बेटे, नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। जहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, V इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन क्यूबिक, है ना, cc, या फिर आप बोल सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एंड N इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट इज इक्विवेलेंट पर लीटर। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में प्रेजेंट है, वही आपकी क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, आसानी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आप मेजर कर सकते हो। साथ ही साथ जो आपकी यूनिट्स होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, वो क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होती है बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनकी यूनिट कभी अभी पूछ लेते हैं, तो आप इनको यूनिट भी याद रखिएगा। अब हम लोग दूसरा, मेरा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा टॉपिक क्या है बेटा मेरा, मोलर कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा m ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन बेटा क्या है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता दूं कि 1 मोलर सोल्यूशन में जितने भी 1 मोलर सोल्यूशन में जितनी भी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, वही उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टिविटी। फिर भी डेफिनेशन आपको याद करना बहुत जरूरी है, तो फिर भी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। It is the conducting power of all the ions produced by the dissolving 1 mole of the electrolyte in V centimeter cube of solution and placing the solution between 2 parallel, है ना, platinum electrodes 1 centimeter apart are large, है ना, enough to the contain between them whole of the solution. It is denoted by lambda m और lambda m, ठीक है। तो गाइस, आपको पता चल गया मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया कि भैया बेटा मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि 1 मोल जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, उससे जितनी भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसे हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या रिलेशन होता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच में। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है K इंटू वी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू होता है K इंटू वी। तो जाहिर सी बात है लैम्डा इज इक्वल टू 1000 इंटू K बाई सी, है ना। C क्या है बेटा, आपका कंसंट्रेशन, या ये जो कंसंट्रेशन आप ले रहे हो ये आप किस में लोगे, मोलैरिटी आपकी क्या है बेटा, मोलैरिटी। तो एक चीज आप याद रखिएगा
कि ये C जो है वो कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन को आप किस यूनिट में डिफाइन कर लोगे, मोलैरिटी में। किस में करोगे बेटा, मोलैरिटी में। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, है ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो बेटा अगर आपको पूछा जाए कि भाई जाहिर सी बात है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दी जाए और मोलर कंडक्टेंस पूछी जाए तो आप डायरेक्टली उसको बता सकते हो, उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप उसको बता सकते हो। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हो। अब जहाँ पर बेटा V क्या है, तो V जो है ध्यान दीजिएगा, जो आपका V है, V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, जबकि आपका कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। C इज द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर जो यूनिट होती है वो एक्चुअली में किसकी होती है, मोलैरिटी की होती है। किसकी होती है बेटा, मोलैरिटी की होती है। अच्छा यूनिट क्या निकल के आएगी इनकी, समझिएगा बेटा, यूनिट क्या निकलेगी, यूनिट्स ऑफ मोलर कनेक्टिविटी यानी लैम्डा m की क्या निकलेगी। आप जाहिर सी बात है अभी आपने ऊपर जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की निकाली थी वैसे आप इसकी निकालोगे तो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। वहां पर था इक्विवेलेंट इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो गाइस इन चीज़ों को भी आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह से आप सॉल्व करते हो आज मैं वो भी आपकी टेस्ट कर लेता हूँ कि किस तरह से आप इसके अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो आप किस तरह से आप उसको अप्रोच कर पाओगे। तो गाइस सबसे पहले अपने एक कॉपी एक पेन उठा लीजिए, जैसा कि मैं भी आपके साथ लिखूंगा कि चीज़ों को आपको क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, द रजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन। क्या बोला है, द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन, 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए उसने दिया 5 × 10⁻³ है ना, ओम सेंटीमीटर, इतनी दे दी। अब आपसे बोला है कैलकुलेट, आपसे बोल सकता है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से गाइस आपसे वो क्या करेगा, क्वेश्चंस को पूछ लेगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको कंडक्टिविटी यानी के निकालना है। आप इसको कैसे इसको सॉल्व करोगे वो भी जरा यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। जैसे उसने क्या बोला, मान लीजिए आपको रेजिस्टिविटी दे दी भैया उसने, है ना, द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, कुछ भी दे सकता था यहाँ पर 6 × 6 × 10⁻³ कितना भी दे सकता था, वो मैंने वैल्यू अपने मन से ले ली कि 5 × 10⁻³ दे दी ओम सेंटीमीटर। बोला कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, बोला भाई इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालो। कैसे निकालोगे आप, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था λm = K × 1000 अपॉन, है ना, C का मतलब था यहाँ पर, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कैपिटल M मोलरिटी, यही तो था बेटा। मोलरिटी तो उसने डायरेक्टली गिव इन करी है, यानी कंसंट्रेशन तो आपको पता ही चल गया है। अब आपको K पता चल जाए, यानी K का मतलब होता है बेटा कंडक्टिविटी, अगर आपको पता चल जाए तो आपकी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो पहले क्या करना है हमको, जब भी मुझे λm निकालना पड़ेगा